प्रणाम, नमस्कार आप सबको। और आज का दिन बहुत खुशनुमा, हल्की सी धूप, बाहर तापमान तकरीबन 36 डिग्री है अभी। और देहरादून से निकल रहे हैं हम मसूरी की तरफ। चार धाम यात्रा का पहला जो पड़ाव है वो पड़ता है हमारा यमुनोत्री धाम। तो यमुनोत्री धाम में कहाँ कहाँ नहीं हुआ है काम, उस पर एक विशेष नजर के लिए हम लोग आज जा रहे हैं यमुनोत्री की तरफ। आज अभी बड़कोट पहुंचेंगे, हो सकता है 2-2.5 घंटे का रास्ता है। जिनको नहीं पता है आपको बता दूं, अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभी है रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हो रहा है तो दिक्कतें आ सकती हैं। आपको रास्ते में रोका जा सकता है, आपसे पूछताछ की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री ना छुपाएं। और साथ के साथ जब आप चले तो मेडिकल फिटनेस के लिए आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि कतिपय इलाकों में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। बरसात होने की वजह से ठंड बढ़ जाती है, तब भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है। तो जब आप केदारनाथ धाम में स्पेशली होते हैं या यमुनोत्री में आप होते हैं, तो आपको चाहिए होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। तो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक कियोस का माहौल होता है। दूसरी एक बड़ी बात है जो हर कोई बोल रहा है कि अगर बाई चांस अभी आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चार धाम के जो कपाट हैं ये नवंबर महीने तक खुले रहेंगे। और इस दौरान आप लोग जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई में बारिश का मौसम होता है थोड़ा, तब सीजन डाउन होता है। पर आप उस समय या फिर उसके थोड़े तुरंत बाद अगस्त सितंबर में आप आ सकते हैं। और उस समय यात्रा बहुत अच्छी होती है, अच्छे से दर्शन भी होते हैं। मैं जो लगातार भीड़ भी देख रहा हूँ बाहर, आप देखिएगा ये लगातार लोग जा रहे हैं और ये सभी चार धाम के लिए ही जा रहे हैं। मैंने बताया आपको पहला पड़ाव है यमुनोत्री धाम, जहां पर आपको तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आपको स्टेमिना पहले ही दिन पता चल जाता है कि भैया कैसे मैं यहाँ पे रहूंगा, क्या रहूंगा। 31 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल है और उसके बाद शायद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे। पर एक कियोस्क जरूर मचा हुआ है अभी ऋषिकेश में। हमने देखा काफी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। ऐसे ही यहाँ से ऊपर जब हम जाते हैं, अब यमुना पुल एक जगह पड़ती है, जो कि चाहे आप विकासनगर से आओ या मसूरी से आप अगर जा रहे हैं, तो यमुना पुल के बाद एक बैरिकेडिंग है जहां पर चेकिंग हो रही है। तो वो यमुनोत्री जाने के लिए पहली चेकिंग वहीं पर हो रही है, दूसरी चेकिंग हो रही है आप जब बड़कोट पहुंच जाते हैं। तो बड़कोट के बाद आपकी दूसरी चेकिंग हो रही है। यहाँ से रास्ता बड़कोट तक और बड़कोट से आगे फिर मैं अगर बात करूं पाली घाट की, तो वहां तक रास्ता बहुत सुगम है, अच्छी चौड़ी रोड है। तो चारधाम यात्रा रोड के नाम पर चौड़ीकरण उसका हुआ है, वो बहुत शानदार है। पाली घाट के बाद थोड़ा सा बॉटल नेक हो जाता है, पतली हो जाती है सड़क। एक बड़ा दुर्भाग्य है ये कि इतने वर्षों से यात्रा चल रही है और आज तक उस मार्ग को सुगम नहीं बनाया गया है यातायात के माध्यम से, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत अधिक हो जाता है। और इसकी वजह से जो राणा चट्टी के लोग हैं या खरसाड़ी जहाँ पर की ऊपर मंदिर है, इन तमाम जगहों पर लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। उनको वो चीजें नहीं मिल पाती जिनके लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। ये देखिएगा एक अच्छी खासी भीड़, एक अच्छा खासा हुजूम अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है ये सभी धामों के लिए अभी ऐसा ही है। तो आप सब लोगों को भी बड़ा ध्यान देना है कि जब भी आप निकले तो कुछ चीजों को ध्यान में रखकर, और सभी जो भी मानक है जो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, उनको आप पूर्णतः पालन करके तब अपने घरों से निकलें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इसके बाद आप जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम का भी जो रास्ता है वो बड़ा सुगम है। वैसे तो आप जब नीचे आते हैं बड़कोट से, और वहां पर आपको याद होगा, और एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है सिलक्यारा टनल जो अभी बंद हुई थी। तो जब यमुनोत्री से आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो वहीं सिलक्यारा टनल पड़ती है, और वो वही टनल थी जहां पर 41 मजदूर हमारे फंसे हुए थे और बहुत दिनों तक वो फंसे रहे। लगातार प्रयत्न के बाद वो निकाला गया। तो वो रास्ता थोड़ा सा संकुचित है राड़ी टॉप से और नीचे तक। उसके बाद वहां भी सड़क सुगम है और वो आपको गंगोत्री धाम तक पहुंचाती है। बीच रास्ते में आप हर्षिल का आनंद ले सकते हैं। हर्षिल की वादियां बहुत खूबसूरत है, सेब के लिए जाना जाता है। और एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, आपने सुना होगा,
पीसे तो घटवाड़ी पीसे तो भटवाड़ी। तो भटवाड़ी एक जगह है जहां पर की बहुत अच्छी रौनक है, तो आप भटवाड़ी के भी दर्शन करें। साथ में जो वहां पर माउंटेन व्यू है वो बहुत शानदार आता है। तो गंगोत्री धाम जब आप पहुंचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो पुरानी पिक्चर जो राम तेरी गंगा मैली हो गई उसके भी दृश्यांश आपको दिखते हैं। जहां पर गंगोत्री धाम है, माना जाता है गंगा जो आ रही है उससे और आगे है वो पॉइंट भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये 2-3 दिन लगातार अब यमुनोत्री गंगोत्री, और उसके बाद जो तीसरा धाम पड़ता है वो केदारनाथ धाम जी। केदारनाथ में हम गए थे और दोबारा भी आपको केदारनाथ धाम ले जाएंगे। पैर की कंडीशन आप यकीन मानेगा थोड़ा सा अच्छी हुई है, और हमने यहाँ से ऑनलाइन तो अप्लाई कर दिया है कंज्यूमर फोरम में। मुझे लगता है मंडे को हमारी एप्लीकेशन मूव हो जाएगी। जो मैं बात कर रहा हूँ डिकैथलॉन पे जो जूते ने पैर काटा था उसकी वजह से हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक नजीर जरूर बननी चाहिए कि जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास आपका पूरा नहीं होता है तो केवल दर्द ही नहीं दुख भी होता है कि विश्वासघात हुआ है। खैर, वहां से केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद गंगोत्री हो चुका है, केदारनाथ हो चुका, तो अब आप बद्रीनाथ के लिए मूव करते हैं। और बद्रीनाथ धाम में क्या कुछ है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो वैकुंठ धाम में माना जाता है, और भारतवर्ष के 4 धामों में भी प्रमुखता है बद्रीनाथ धाम की। और कहा जाता है बद्रीनाथ धाम जी की जो आरती है, अगर आपने उसका श्रवण किया और सुबह के जो दर्शन होते हैं, जो श्रृंगार होता है, वो मैंने खुद देखा है। तकरीबन 3-3.5 घंटे का वो श्रृंगार बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार होता है, और ऐसा लगता है कि वो या वाकई हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो वो भी दर्शन आपको बद्रीनाथ धाम से भी कराएंगे। साथ के साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वीआईपी दर्शन को लेकर, जो अभी भी कई कद पे हम देख रहे हैं रील्स बन रही हैं और तो तमाम चीजें हो रही हैं धामों पर, वो नहीं होनी चाहिए। उनमें क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, यात्रा व्यवस्थाओं में जिलाधिकारियों के पास जितनी व्यवस्थाएं हैं वो किस हिसाब से चीजें कर पा रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी प्रशासन में वो व्यक्ति हो जाते हैं जिनके ऊपर सब कुछ मर दिया जाता है कि भैया तुम्हारी गलती है या तुमने बहुत अच्छा किया है। अब जब उनके पास जो चीजें मुहैया कराई गई है, सीमित संसाधनों में ये यात्रा हो पा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है अगर ये आवाज दूर तक जाए जो हम कार्य कर रहे हैं, तो अगले वर्ष या आने वाले वर्षों में जरूर ही हमें उसमें कुछ अच्छा दिखने लगेगा। ये देखिएगा तमाम ट्रैफिक, और यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आरटीओ बैरिकेडिंग होती है जब आप देहरादून से ऊपर निकलते हैं, और यहाँ पर चेकिंग होती है आपके पेपर्स की, और ये आरटीओ चेक पोस्ट है और हर कोई जानता है इसको कुठाल गेट बोलते हैं। और कुठाल गेट से अब आप आगे निकलते हैं तो मसूरी की सुंदर सुंदर वादियां दिखती हैं आपको। एक चीज यहाँ पर ये देखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप यकीन मानिएगा ये अब लंबा आपको फील्ड जरूर दिख रहा होगा, पर ये पूरी पहाड़ी थी, इसको काट दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चर्चाएं होनी चाहिए शायद। और अभी का एक बड़ा प्रकरण भी उत्तराखंड का, हमने कल आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एक बड़े बिल्डर साहनी बिल्डर ने आत्महत्या की। आप यकीन मानिएगा साहनी बिल्डर पर कितना प्रेशर था गुप्ता बंधुओं का। वो एक लेटर हमें बाद में प्राप्त हुआ जो कि एसएसपी को कंप्लेंट उन्होंने करी थी 24 तारीख को, और अगर उस कंप्लेंट पर तब काम होता तो शायद वो चीजें नहीं होती। चलिए अभी खैर बात करते हैं रास्ते की। तो ये देखिएगा, ये बहुत प्राचीन एक शिव मंदिर है यहाँ पर, और इसकी मान्यता बहुत अधिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है और ट्रस्ट के माध्यम से ये मंदिर चलता है, और बहुत इसकी भव्यता है। हर कोई जो जानता है मंदिर के बारे में वो यहाँ पर आता है। और साथ के साथ ये देखिएगा, ये टिबेटियन कॉलोनीज भी हैं यहाँ पे। तो ये साक्या कॉलेज है और टिबेटियंस इसमें अध्ययनरत होते हैं। ऐसी और स्कूल है। मसूरी की भी बातें आपको बता दें, मसूरी पहाड़ों की रानी तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं। जैसे कि आपको पता होगा आईएएस जितने हैं भारतवर्ष में, सोचिएगा वो हमारे मसूरी से ही फाइनल पास आउट होते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर है। उसके अलावा आईटीबीपी का भी बड़ा केंद्र है मसूरी में। मसूरी में तमाम चीजें हैं, धरोहर है हमारी, जिसके बारे में हमेशा बात होनी चाहिए। अब ये देखिएगा, ये सड़क है जो कि बहुत अच्छी बनाई गई है, चौड़ीकरण इसका हुआ है, लेकिन इस पर रफ्तार, अभी पीछे भी आपने देखा होगा सुबह सुबह का समय था जब 5-6 बच्चे कॉलेज के नीचे उतर रहे थे और वो एक्सीडेंट हुआ उनका।
रात को इस रोड पर जो ट्रैफिक होता है वो हुड़दंगी अधिक होते हैं। इन तमाम चीजों से आपको भी बच के चलना है। जब आप चल रहे होंगे यहाँ पर रास्ते में तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, बाइक पे हो तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, और दोनों हेलमेट लगाएं तो और बढ़िया है। अगर नहीं भी लगाते हैं पर पहले वाले व्यक्ति को, वैसे तो दोनों को लगाना चाहिए, पर ड्राइवर को हमेशा हेलमेट, और अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट का यकीनन आपको करना चाहिए। गला भी थोड़ा बंद हो रहा है, ये तो ठीक हो जाएगा। पैर थोड़ा ठीक है, एक पे अभी भी बुला हो रहा है, वो दिखाऊंगा मैं किसी वीडियो में आपको। पर कोशिश यही रहेगी अब चप्पल में ही सारा यात्रा पूरी होगी। तो चलिए जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में, क्या कुछ होता है, कैसा माहौल है ऊपर बड़कोट में या रास्ते में, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है यात्रियों को, अगर हो रही हैं तो। क्योंकि एक बड़ी विशेष बात ध्यान रखने की है जो मैंने पहले महसूस की है, कैंपटी फॉल के बाद लगातार, मतलब मान के चले यमुना पुल से ही आगे वॉशरूम की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं बनाई गई हैं, तो उन पर जरूर हम बात करना चाहेंगे कि क्यों नहीं यात्रियों के लिए हर जगह सुलभ शौचालय बनाए गए हैं। इक्का दुक्का जगह पर आपको दिख जाते हैं पर सब जगह नहीं मिलते। तो चलिएगा, जुड़िएगा और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक इन खूबसूरत से नज़ारों का आप भी आनंद उठाइए और जोर से बोलिएगा, जय मैया यमुना मैया की, जय मैया हमारी गंगा मैया की, जय श्री केदार बाबा और जय बद्री विशाल की। तो इन सबका आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। जय बद्री विशाल की। तो चलिएगा, जुड़िएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम, नमस्कार।